प्रस्तुतकर्ता नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। SGX निफ्टी 15,720 के पास सपाट, जापान का बाजार निके 100 अंक ऊपर, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 225 अंक कमजोर। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी, डाउ तकरीबन 350 अंक और नैस्डैक 100 अंक चढ़कर बंद। आज अमेरिकी बाजारों में रहेगी छुट्टी। कच्चा तेल $111 के करीब कुछ कमजोरी लेकर कर रहा है कारोबार। शुक्रवार को M6 पर सोना $1400 उछलकर 52,000, लेकिन चांदी $500 गिरकर 57,800 पर बंद। उड़ानों में देरी पर DGCA ने मांगा इंडिगो से जवाब। शनिवार को कंपनी की आधे से ज्यादा फ्लाइट्स ने भरी थी देरी से उड़ान। आज से शुरू होगा बजाज ऑटो का 2,500 करोड़ का शेयर बायबैक। 4,600 रुपए प्रति शेयर के भाव पर होगा बायबैक। न्यूज पर व्यूज में तिलक नगर इंडस्ट्रीज की नई डील पर मैनेजमेंट से खास बातचीत सुबह 10:40 पर। महामंदी आएगी या मिलेगा बड़ा मौका, अगली छमाही कैसे रहेगी बाजार की चाल, जानेंगे अनिल सिंघवी के साथ बेटर हाफ में सुबह 11 बजे। विदेशी शेयर बाजार में कैसे करें निवेश, विदेशी शेयर और म्यूचुअल फंड में कैसे लगाए पैसे, देखिए अनिल सिंघवी के साथ विदेश में निवेश की पाठशाला कल सुबह 11 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि सोमवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। वैसे तो आज अमेरिकी बाजार बंद रहने वाले हैं, लेकिन एक बार एशियन मार्केट्स के परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। तो SGX निफ्टी थोड़ी सी कॉशियस नोट पर शुरुआत हुई, हरे निशान में था कुछ समय पहले तक, अब लाल निशान में तब्दील हो गया है। ऑलमोस्ट 27-28 अंकों की कमजोरी इस समय दिख रही है। 15,700 के पास है SGX निफ्टी। बाकी एशियन मार्केट्स पर भी नजर डाले तो 55 अंकों की स्ट्रेंथ फिलहाल तो जापानीज मार्केट में दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी और जो मार्केट्स खुले हैं, ताइवान की बात कर ले तो ये कमजोरी लेकर खुला है। कॉस्पी में भी आधे % की कमजोरी इस समय दिखाई दे रही। तो आप कह सकते हैं कि मिले जुले से संकेत एशियन मार्केट से मिलते दिखाई दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 228 अंक इस समय नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो 100 अंकों के आसपास की कमजोरी यहां पर भी दिखाई दे रही है। कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों से कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। और सोने चांदी की बात करें तो ये भी हम देख रहे हैं कि काफी कमजोरी लेकर ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स ने जो बीते हफ्ते स्ट्रेंथ दिखाई थी उसका आप काफी हद तक कह सकते हैं कि प्रेशर यहां दिख रहा है। तो क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स में, आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मिक्स बैग है दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स अमेरिका तो एक्सटेंडेड वीकेंड मना रहा है। एब्सोल्युटली। तो कुछ हुआ है पिछले हफ्ते, आज कहाँ रखनी है नजर? ठीक ठाक एक्शन दिखते हुए दिख रहा है। हालांकि आज सुबह के अगर आप संकेत देखेंगे तो अमेरिका बंद है तो वहां से कुछ नहीं आ रहा है। एशिया में ऑफकोर्स थोड़ी कमजोरी दिख रही है, जैसे आप भी हाईलाइट कर रही थी। डाउ फ्यूचर्स पर रखिए नजर, बट मोर इंपॉर्टेंटली रखिए नजर SGX निफ्टी पर, जो हल्की सुस्ती इस समय आपको दिखा रहा है। अब कहां पर एक्शन बना है इस हफ्ते के लिए अगर आप देखें तो आज की छुट्टी के अलावा यूएस में काफी बड़ा एक्शन बनने वाला है, क्योंकि एक तो आप देखेंगे कि फेड बैठक के मिनट्स जारी होने वाले हैं, तो क्या निकल कर आया है, आगे की क्या आउटलुक है, क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब क्योंकि करीब 1.5% की हाइक्स हम देख चुके हैं, क्या उसका जॉब मार्केट पर असर पड़ रहा है या नहीं, क्योंकि जून महीने के जॉब्स डेटा आने वाले हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही मंथ की शुरुआत है तो काफ़ी सारे और डेटा आएंगे, यूएस से आएंगे, यूरोप से आएंगे, हमारे भारतीय बाजार में आएंगे, एशिया से आएंगे, तो वो भी अपडेट्स हैं जो आपको रखनी है नज़र। और साथ ही अर्निंग्स का सीजन शुरू हो रहा है, हालांकि मेजर अर्निंग्स नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड से ही एक्सपेक्टेड है। इस हफ्ते अर्निंग्स का उतना एक्शन नहीं दिखेगा। बट अगर आप फ्राइडे के एक्शन की बात करें तो पहला दिन था और जुलाई का अच्छी
शुरुआत होती हुई देखी। जब हमारे बाजार बंद थे तो डाउ फ्यूचर्स हल्की सुस्ती दिखा रहे थे, उसके सामने आपने देखा कि करीब 325 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद होते हुए दिखाया। 1% की तेजी नास्डैक, S&P 500, रसल 2000 पर भी आती हुई दिखी। तो एक ब्रॉड बेस्ड अच्छी रैली आप कह सकते हैं अमेरिकी बाजारों में थी। आईटी सेक्टर ऑफ कोर्स फोकस में था ही, इसके साथ ही रियल एस्टेट, हाउसिंग से जुड़े शेयर्स में भी आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। मंदी का खतरा अभी भी बाजार पर हावी है, एक रिबाउंड जरूर आते हुए दिखा, बट मंदी का खतरा अभी भी बाजार पर हावी है, क्योंकि जो जून का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है यूएस में वो थोड़ा निराशाजनक था। कई कंपनीज ने आने वाले समय में अपनी मुनाफे की गाइडेंस को काटा है, तो ये एक फैक्टर है जो रखना पड़ेगा, स्पेशली अब क्योंकि जो अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है, क्या अर्निंग्स डाउनग्रेड्स आ सकते हैं आगे जाकर, ये एक कंसर्न बाजार के लिए जरूर बनता हुआ आपको दिखेगा। और मंदी का खतरा सबसे बड़ी इंडिकेटर है इस समय बॉन्ड यील्ड। हालांकि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, रेट्स ऊपर जा रहे हैं, पर बॉन्ड यील्ड अब नीचे जा रही है क्योंकि वो मंदी प्राइस इन करने लग गई है। तो 2.9% के नीचे 10 साल की अमेरिका की बॉन्ड यील्ड आई है, जो कि 2 महीने का निचला स्तर है। हमने ये 3.5 के ऊपर जाते हुए देखा, तो काफी शार्प ड्रॉडाउन हो रहा है, बट ये रिलीफ की बात नहीं है क्योंकि मंदी के खतरे की वजह से बॉन्ड यील्ड आपको गिरती हुई दिख रही है। पिछले हफ्ते देखें तो वैसे फ्राइडे का रिबाउंड था, बट फॉर द वीक 1.25% नीचे डाउ था, S&P 500 2.25% नीचे था, वहीं नैस्डैक में आपने 4% से ज्यादा गिरावट देखी। तो पिछला हफ्ता कुछ ज्यादा खास नहीं था, सिर्फ फ्राइडे को हमने एक रिबाउंड अमेरिकी बाजार में जरूर देखा है। यूरोप में मिला जुला कारोबार था, बहुत सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिखा, तो वहां पर इंपॉर्टेंट एक्शन नहीं था। कमोडिटी बाजार की बात करें तो 110-111 पर आपको ब्रेंट दिख रहा है। सप्लाई की चिंता अभी भी बनी हुई है, लिबिया का आउटपुट अफेक्ट हो सकता है, नॉर्वे का आउटपुट अफेक्ट हो सकता है, साथ ही यूएस के आउटपुट में भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि हरिकेन सीजन शुरू हो रहा है वहां पर, तो उसकी वजह से निचले स्तरों से थोड़ा सहारा मिल रहा है। बट वैसे पिछले हफ्ते सुस्ती का ही माहौल था जहां तक कच्चे तेल की बात है, अगर आप वीकली बेसिस पर देखें। सोने में हमने देखा है लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट दर्ज हुई है, करीब 1.5% पिछले हफ्ते गिरा था, अभी भी 1810 के आसपास है, कुछ एक्शन वहां पर नहीं है। डॉलर मजबूत है, पर मेटल से एक सहारा आते हुए दिख रहा है, स्पेशली जो इन्फ्लेशन के कंसर्न है। काफी सारे बेस मेटल्स आपको निचले स्तरों पर दिखेंगे। जिंक 7 महीने के निचले स्तर पर है, वहीं एल्यूमिनियम 1 साल का निचला स्तर। निकल में हमने 7% की गिरावट पिछले हफ्ते देखी, वहीं कॉपर में 5% की भी गिरावट आती हुई दिखी। एग्री कमोडिटी में भी राहत है, 4 से 5 महीने के निचले स्तर पर आपको गेहूं, मक्का और सोयाबीन ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ी इन्फ्लेशन फ्रंट पर राहत है। कमोडिटीज में अगर आप देखें वीकली बेसिस पर पिछले हफ्ते गिरावट का ही ज्यादातर ट्रेंड रहा। संकेत भी ठीक ठाक आ रहे हैं। आज अमेरिका भी बंद रहेगा, देखते हैं फ्राइडे के रिबाउंड के बाद आज हमारे बाजार में क्या रिएक्शन आता है। ऑफ कोर्स, चलिए, महंगाई को लेकर चिंता कुछ तो यहाँ ठंडी होती दिख रही है, लेकिन अभी भी कंसर्न्स काफी हैं। शुक्रिया अब दीपांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ है और कहाँ रखनी है नजर। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार यानी बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो कैश स्पेस में तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली फिर से एक बार बढ़ती दिखी है। 4 डिजिट्स में वो आंकड़ा आ गया है, 2325 करोड़ के पास की बिकवाली देखने को मिली है। हालांकि अच्छी बात अभी भी ये है, ये राहत वाली बात अभी भी ये है कि घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा बरकरार है। 1310 करोड़ से अधिक की खरीदारी देखने को मिली और हल्की फुल्की बिकवाली हमने एफएनओ स्पेस में आते हुए देखी है एफआईआईज की तरफ से। तो ऑल इन ऑल मिला जुला सा प्रदर्शन हमने संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखा है। तो आज जिस तरह के मिक्स बैग संकेत दिखाई दे रहे हैं, अमेरिकी बाजार भी बंद हैं, तो ऐसे में हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति आपको अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। महंगाई के फ्रंट पर तो थोड़ी राहत है, कच्चा तेल फिर से ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर में 110 के आसपास है। सर बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आज क्या लेवल्स हो सकते हैं, कैसे करे ट्रेड? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, शुक्रवार को काफी उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा और क्लोजिंग हमारी ठीक होती हुई दिखी है। अमेरिकी बाजारों से भी संकेत बेहतर है, तेजी अच्छी हुई है। कच्चा तेल कंट्रोल में ही है, 111-110 डॉलर के आसपास है, तो बेसिक संकेत कोई बुरे नहीं है। लेकिन जितनी बढ़िया तेजी हुई है अमेरिकी बाजारों में, वो उतना ही फिर डाउ फ्यूचर्स थोड़े से नीचे होते दिख रहे हैं। तो आपके लिए संकेत न्यूट्रल हो गए और ऐसे न्यूट्रल संकेत में वही है, ट्रेडिंग रेंज के नीचे सिरे से हम कूद कर ऊपर आए हैं और अब ऊपरी सिरे के आसपास पहुंचेंगे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी होती दिखेगी। तो दोनों ही तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सपोर्ट रेंज के आसपास आने पर खरीदिए, ऊपर रुकावट की जगह पर प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। 15,550, 15,675, ये 125 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी खरीदारी करने के लिहाज से। और ऊपरी स्तरों पर अगर 15,850, 15,925 की रेंज में बाजार पहुंचते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी और उन लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी भी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है। 33,075, 33,200 बैंक निफ्टी पे अब आज के लिए अच्छा सपोर्ट है
और 33,300 के नीचे आते थोड़ा थोड़ा खरीदारी का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। ऊपरी स्तरों पर 33,725, 33,800 हल्की फुल्की रुकावट की जगह इसको पार करके ट्रेड करने पर बैंक निफ्टी में एक बढ़िया तेजी बन सकती है। मुझे लगता है आज भी बैंक थोड़ा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, निफ्टी के मुकाबले में बेहतर रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर रेंज बाउंड ट्रेड है, दोनों तरफ के मौके हैं और उस लिहाज से आपको कॉन्ट्रा ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आज किस तरह के मौके हैं। तो निराश होने वाली बात तो है नहीं, आपको दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे जैसा सर बता रहे थे। लेवल एक बार रख देती हूँ आपके सामने फिर से, 15,550, 675। ये सर को लगता है कि इन लेवल्स पे मिले डिप आता है, करेक्शन आता है तो खरीदारी आपको करके चलना चाहिए। 15,850, 925 ये प्रॉफिट बुकिंग वाली रेंज होगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 33,075 से 33,200 ये एक सपोर्ट रेंज होगी। खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर मिस नहीं करने चाहिए। एंड अपर बैंड 33,725 से 800 का होगा, जहां प्रॉफिट बुकिंग का भी आपको मौका मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स कुछ शॉर्ट्स के मौके भी आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों तरफ का मौका होगा, कॉन्ट्रा ट्रेड आप बिल्कुल करके चल सकते हैं। ये तो हमने जान लिया कि आज के मार्केट में आपको रणनीति क्या अपनानी है, ब्रॉडर मार्केट्स का जहां तक सवाल है, ब्रॉडर इंडाइसेस का। लेकिन खबरों के दम पर कहां एक्शन रहेगा, कहां रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। आज आपसे दो सवाल हैं। तो पहला सवाल तो ये कि इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है, कौन से इवेंट्स है जहां पर रखनी है नजर? बिल्कुल सबसे पहले मॉशिप टेक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। टाटा मोटर्स जिनकी आज एजीएम है, बजाज ऑटो जो बायबैक शेयर्स का वो आज से शुरू हो जाएगा। एलआईसी पर भी ध्यान रखिएगा कि आज से वो S&P BSE 200, 500, S&P BSE 100 लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप में इन सभी इंडाइसेज में वह शामिल हो जाएगा। कुछ एक्स डेट्स है मेरे पास, जिसमें JSW स्टील है, फाइनल डिविडेंड 17.35 का, पेट्रोनेट LNG फाइनल डिविडेंड 4.5 का, और EKI एनर्जी सर्विसेज है जिसका बोनस इशू है 3:1 का। अब बिजनेस अपडेट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले HDFC पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उनका Q1 का अपडेट आता हुआ दिखा है, जो लोन बुक है उनकी वो लगभग 74% बढ़कर आती हुई दिखी है। इंडसइंड बैंक पर ध्यान रखिएगा, उनका भी Q1 अपडेट आता हुआ दिखा है। जो नेट एडवांसेज हैं उनके, वो नेट एडवांसेज 18% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो वो 13% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। हिंदुस्तान जिंक, उनका Q1 का उत्पादन का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, जिसमें इंटीग्रेटेड सेलेबल मेटल्स जो हैं वो 10% बढ़कर आया है। वहीं अगर आप रिफाइंड जिंक की बात करें तो वो भी 10% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट का अपडेट, जिसमें 30 जून तक का स्टोर की संख्या लगभग 294 थी, और उन्होंने 30 जून तक जो स्टैंड अलोन आए हैं वो लगभग 95% बढ़कर वाई आधार पर आती हुई दिखी है। खबरों में HDFC और HDFC बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मर्जर के लिए उनको एक्सचेंजेस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो मिल चुका है। दीपक नाइट्राइट जो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने जो नंदेश्वरी प्लांट है उसके क्लोजर ऑर्डर को हटाने के निर्देश दिए हैं, और इसी के साथ साथ 2 महीने के लिए जो ये प्लांट है उसके हिस्से को लगभग ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है उन्होंने। अंत में इंटरग्लोब एविएशन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कल देश भर में ये काफ़ी देखा गया है कि इंडिगो की कई उड़ानों में देरी हुई है, और उस पर DGCA ने उनसे जवाब भी मांगा है। आज भी लगभग 250 जो उड़ान है वो उससे प्रभावित है। चलिए, तो ये तो कुछ अहम इवेंट्स हैं, खबरें हैं जिनके दम पर हम आज रिएक्शन आता हुआ देखेंगे। लेकिन अरमान, बीते शुक्रवार, इनफैक्ट बीते हफ्ते हमने जून महीने के ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आते हुए देखे हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स? अच्छे हैं? बिक्री की खरीदारी हुई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सबसे पहले अगर आप बात करें TVS मोटर्स की, जो TVS मोटर्स में जो टोटल जून में टोटल बिक्री हुई है वो लगभग 3.0 लाख यूनिट्स होती हुई दिखी है। वहीं अगर आप मोटरसाइकिल्स की बात करें तो मोटरसाइकिल्स की बिक्री लगभग 1.46 लाख यूनिट्स होती हुई दिखी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जून में जो टोटल कुल बिक्री है वो लगभग 54,100 यूनिट्स आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप घरेलू पैसेंजर्स की बिक्री अगर देखेंगे तो वो घरेलू पैसेंजर्स की बिक्री लगभग 26,800 के आसपास आती हुई दिखी है। आइशर मोटर, जिसमें मोटरसाइकिल की जो बिक्री है वो लगभग 61,407 यूनिट्स पर आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट्स में लगभग 11,150 यूनिट्स पर जो बिक्री है वो आती हुई दिखी है। हीरो मोटोकॉर्प में जो जून में कुल बिक्री है वो कुल बिक्री लगभग 4.84 लाख यूनिट्स आती हुई दिखी है। और अंत में मारुति सुजुकी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो जून में उत्पादन है उनका वो लगभग 1.44 लाख यूनिट्स आता हुआ दिखा है। चलिए, तो ऑटो स्पेस पर भी हमारी नजर रहने वाली है विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स ये जो बिक्री के आंकड़े।
अरमान ने अभी आपके सामने पेश किया। थैंक यू सो मच अरमान, वो दोनों डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स और शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग से। मैरिको खरीद के चलने की रिकमेंडेशन आ रही है 492 रुपए कैश स्पेस में खरीद के चलिए। स्टॉप लॉस 480 का लगाना है, 526 का टारगेट यहां मिल जाएगा। अनराठी सिक्योरिटीज टाटा पार खरीद के चलने की सलाह है, स्टॉप लॉस 201 का, टारगेट 215। निर्मल बंग सिक्योरिटीज इनकी तरफ से दो रिकमेंडेशंस है। पहला तो आईटीसी खरीद के चले, 290 का टारगेट है, 280 का स्टॉप लॉस। और अंत में टाटा मोटर्स 424 के पास का टारगेट आपको मिल जाएगा। टाटा मोटर्स आप खरीद के चलते हैं और इस स्ट्रैटेजी में आपको 404 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के मार्केट को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी है, किन शेयरों में पैसे लगाने का मौका आपको मिलेगा। इस पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक क्लोजिंग हमने पिछले हफ्ते होते हुए देखी है। बैंक निफ्टी 114 अंक ऊपर, 28 अंक नीचे, ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव निफ्टी बंद हुआ है। ब्रॉडर इंडाइसेस में आज क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। नेहा जी देखिए, पिछले सप्ताह एक वॉलेटिलिटी थी, काफी हद तक देखे तो निफ्टी ने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है। फ्राइडे के सेशन में बहुत ही शानदार रिकवरी थी। तो रिकवरी को देखते हुए ये लग रहा है कि अगर बाजार यहाँ से पुल बैक देता है तो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। 15,850 और 15,900 ये अभी भी एक मेजर हर्डल बना हुआ है और कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल अभी ओवरऑल चार्ट पे नजर नहीं आता है। एक रेंज बाउंड मूव अभी भी बना हुआ है। निचले स्तरों पर सपोर्ट जरूर है, 15,680 का इमीडिएट सपोर्ट होगा, तो उन्हीं लेवलों के आसपास का एक बार का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। अगर यहाँ से पुल बैक कंटिन्यू होता है तो 15,850 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो वहाँ भी 33,300 का इमीडिएट सपोर्ट है। वहाँ पे भी एक बार लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है 33,800 के लिए। तो जो बड़ी रेंज है वो बैंक निफ्टी की वो है 30,000 से 34,000 और जो निफ्टी की रेंज है वो है लगभग 15,500 से लेके 15,900 तक की। तो अभी भी हम रेंज में फंसे हुए हैं, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कोई भी साइड में हमें अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो ट्रेंड रिवर्सल अभी भी मिसिंग रहेगा, लेकिन दायरे में कारोबार करने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। निफ्टी और निफ्टी बैंक की वो रेंजेस आपके सामने, 33,800 का टारगेट आपको निफ्टी बैंक में नीलेश जैन दे रहे हैं और निफ्टी में उन्हें लगता है कि 15,800 से 850 ये एक अपसाइड में देखने को मिल सकता है अगर आप इन दोनों के रेंजेस के लोअर बैंड की तरफ खरीदारी करके चले। ये तो आपने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर ली, एक ब्रॉडर सेंस मिल गया, लेकिन हमने खासा एक्शन देखा कि दूसरे इंडाइसेस खासतौर से डिफेंसिव स्पेस की तरफ से मिला। एफएमसीजी इसने बतौर इंडेक्स मार्केट को अच्छा कुशन प्रदान करने का काम शुक्रवार को किया था। रियल्टी, फार्मा, आईटी ये भी कुछ स्पेसेस थे जो कमजोरी से फिर पॉजिटिविटी की तरफ तब्दील हो गए थे जैसे जब मार्केट बंद हुआ था शुक्रवार को। क्या लगता है अगर किसी इंडेक्स पे पैसे लगा के चलना है तो आपको कौन सा डिपेंडेबल लग रहा है? देखिए, इंडेक्स में हमने पहले भी कहा था कि डिफेंसिव पे कहीं ना कहीं फोकस होना चाहिए। इस प्रकार की वॉलेटिलिटी में अमूमन एक सेफ्टी की ओर मूव हमें देखने को मिलता है। तो आईटी इंडेक्स जिस हिसाब से नतीजे आने वाले हैं अभी और उसके पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्शन में जरूर रहेगा। एफएमसीजी पैक एक आउट परफॉर्मर सेक्टर रहा था फ्राइडे के सेशन में। एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आता है जिस हिसाब से ओवरऑल रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ स्टॉक जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे कि डाबर हो गया, मैरिको हो गया एंड ऑल्सो HUL, ITC। तो ये कुछ एक एफएमसीजी स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो एफएमसीजी पैक, IT पैक, उसके साथ साथ रियल्टी पैक जिसका आपने जिक्र किया वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आता है। काउंटर्स लाइक DLF, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये कुछ एक काउंटर है जिन्हें पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है अगर कोई भी गिरावट होती है तो गिरावट पे ही इन सेक्टर्स की ओर नजर डालनी चाहिए। स्पेसिफिकली डिफेंसिव सेक्टर पे जरूर फोकस होना चाहिए। ये डिफेंसिव सेक्टर पे फोकस करके चले, एफएमसीजी, रियल्टी, आईटी, इन सब में आप, लेकिन करेक्शन पर ही आपको एंट्री करने की सलाह है। बहुत सारे नामों का जिक्र किया, यू कैन टेक योर पिक, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी करेक्शन, कोई भी डिप आएगा तभी ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठेगा। अच्छा नीलेश जी, आज बतौर अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आपको लगता है पक्का कन्विक्शन है कि अच्छी कमाई हो सकती है? देखिए, दो स्टॉक है, दोनों खरीदारी के हैं। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी BPCL को। इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। चार्ट पे फ्राइडे के सेशन में भी यहाँ पे अच्छा सा मोमेंटम बना था
और एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। 313 के स्टॉप लॉस से इसे खरीद के चल सकते हैं 328 330 तक के टारगेट के लिए। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है PSU बैंकिंग स्पेस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। काफी अच्छा यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न है, एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। फ्राइडे में बाजार में गिरावट के विपरीत यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आता है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स, तो SBI यहाँ से खरीद के चलने की सलाह होगी 461 के छोटे से स्टॉप लॉस से 478 480 तक की अपसाइड के लिए। ओके, चलिए नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज स्टॉक्स में और कौन कौन से सेक्टर्स में कमाई के मौके इक्विटी स्पेस में नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी बाजार की, और रणनीति समझाने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सचेजा जुड़ चुके हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। काफी भारी उथल पुथल हमने बीते हफ्ते कमोडिटी स्पेस में आते हुए देखी। आज भी देखा जाए तो रेंज बाउंड ट्रेड ही दिख रहा है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर वापस से बना है। सोने चांदी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बीते हफ्ते इसकी काफी ज्यादा इन दोनों कमोडिटीज की पिटाई हुई है। हालांकि MCX पर जब हम नजर डालते हैं तो 1450 रुपए के गेन्स लेकर शुक्रवार को बंद हुआ है ऑलमोस्ट 52,000 के पास। अब जरा बताइए कि आज क्या करना चाहिए, गिवन द फैक्ट कि रुपया भी रिकॉर्ड लोस के पास ही है। जी बिल्कुल, देखिए जो रिसेंटली कस्टम ड्यूटी की जो न्यूज आई है उसने कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को सपोर्ट किया है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पिछले लोज जो देखे गए थे मई में, वहाँ से एक रिबाउंड मिला है। तो हो सकता है कि शुरुआती जो सेशन है उसमें हमें तेजी से एक दौर देखने मिले MCX गोल्ड पे। तो मैं फिलहाल बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा, और ऐसा पॉसिबल है 52,200 से 300 तक के स्तर हमें देखने मिल जाए गोल्ड में। ओके, चांदी में क्या किया जाए, क्योंकि भारी भरकम करेक्शन हमने यहाँ पे बनता हुआ देखा है। $20 के नीचे लुढ़क गया, 2 साल के लोस के पास है। चांदी में आप इन लेवल्स पे खरीदारी करने में कंफर्टेबल है? देखिए शॉर्ट टर्म के लिए एक रिबाउंड के लिए किया जा सकता है। हालांकि मीडियम टर्म बेसिस $20.50 के नीचे अब भी नेगेटिव है, लेकिन प्योरली 1 से 2 सेशंस के लिए खरीदारी की जा सकती है। और ऊपर से ये भी अटकल है कि चांदी में भी पॉसिबल है कि एक इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक हो, तो वो एक एडजस्टमेंट बाकी बाजारों में हमें देखने मिल सकता है। तो इसके चलते बाइंग करके चला जा सकता है, लेकिन एक लिमिटेड अपसाइड होगा 59,500 तक। क्योंकि हम चांदी की बात कर रहे हैं जो कि एक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर भी गिना जाता है, तो बेस मेटल्स पे तो बात करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि इस पूरे सेगमेंट की बड़ी ज्यादा पिटाई हुई है। जिंक, निकल, एल्यूमिनियम, कॉपर, सब में हम देख रहे हैं मल्टी ईयर लोस पर कारोबार हो रहा है। तो क्या ये सही मौका होगा आज खरीदारी करने का? देखिए जिंक में मुझे लगता है कि अभी डाउनसाइड बाकी है, कहीं ना कहीं 270 से 268 तक प्राइसेस जा सकते हैं, तो फिलहाल मैं अवॉइड करना चाहूंगा बाइंग। कॉपर में एक इमीडिएट और लिमिटेड बाउंस बैक के लिए बाइंग की जा सकती है, लेकिन अपसाइड तो होगा 690 से 695 तक सीमित होगा। प्योरली शॉर्ट टर्म बाउंस बैक के लिए कॉपर में बाइंग की जा सकती है, बट जिंक को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। और कच्चे तेल में क्या करें ये बता दीजिए, क्योंकि मंदी का डर डिमांड को इरोड करेगा ये तो है, लेकिन सप्लाई कंसर्न्स भी बहुत जबरदस्त हैं, तो करना क्या चाहिए आज कच्चे तेल में? जी बिल्कुल, देखिए ओपेक की तरफ से भी फिलहाल जो सप्लाई इंक्रीज है कुछ खास सब्सटेंशियल नहीं है, और लीबिया में भी इश्यूज चल रहे हैं। हमने ऑलरेडी पिछले हफ्ते एक भारी गिरावट देखी जिसके बाद एक रिबाउंड आया है। ऐसा लगता है फिलहाल ये रिबाउंड जारी रहेगा। फंडामेंटल्स मिक्स्ड है, लेकिन फिलहाल एक उछाल की उम्मीद है। तो प्योरली 2 से 3 सेशंस के लिए बाइंग करके चल सकते हैं विद लिमिटेड अपसाइड। इमीडिएट तौर पे 8,600 8,550 के करीब बाइंग की जा सकती है, और अपसाइड में करीबन 8,800 के टारगेट लेगा। ओके, पॉइंट टेकन अमित, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज कहां कमाई के मौके हैं। अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। देख लेते हैं किन शेयरों पर विदेशी ब्रोकरेजेस की तरफ से FIRs आज निकल कर आई। शुरुआत ONGC से। गोल्डमैन सैक्स खरीद की सलाह दे रहे हैं, हालांकि टारगेट काट दिया है, पहले 285 था, अब 210 कर दिया है। JP मॉर्गन न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट इन्होंने भी घटाया है, 155 कर दिया है। मैक्वेरी हालांकि आउट परफॉर्म का आउटलुक दे रहे हैं, टारगेट है 210 का। JSW स्टील पर जेफरीज की अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, लक्ष्य इन्होंने घटा दिया है, पहले 450 था, अब 405 कर दिया। टाटा कंज्यूमर्स जेफरीज की खरीद की सलाह,
टारगेट 920 का है। टीसीएस पर काफी ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है। सबसे पहले जेपी मॉर्गन अंडरवेट का स्टैंस, टारगेट घटाया है, 3100 से 2800 कर दिया है। और गोल्डमैन सैक्स ने खरीद की सलाह दी है। इन्होंने हालांकि टारगेट बढ़ा दिया है, 3596 से 3738 कर दिया है। सिप्ला पर नोमुरा की खरीद की सलाह, 1195 का टारगेट। इंडसइंड बैंक पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट स्टैंस लेके चल रहे हैं 1300 के टारगेट के साथ। विप्रो पर जेपी मॉर्गन अंडरवेट है, टारगेट घटाया है, 370 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स का विप्रो पर सेल की रिकमेंडेशन है, यहां पर भी इन्होंने टारगेट घटाया है, पहले 395 था, 392 कर दिया है। और नोमुरा विप्रो पर न्यूट्रल स्टैंस दे रहे हैं, टारगेट 490 का है। अब बारी आती है हीरो मोटो की। नोमुरा इस पर न्यूट्रल स्टैंस लेकर चल रहे हैं, टारगेट 2720 का है। और अंत में इन्फोसिस, इस पर 3 ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन आई है। पहली जेपी मॉर्गन ओवरवेट स्टैंस है, टारगेट काटा है, 1700 किया है। नोमुरा की खरीद की सलाह 1720 के टारगेट के लिए। और गोल्डमैन सैक्स ने बाय की पोजीशन बरकरार रखी है, टारगेट बढ़ाकर 1781 की है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यही समेटते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।